हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ स्टार्टेड। राज्य के सिद्धांत। राज्य की प्रकृति कई विद्वानों द्वारा वैचारिक और कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से अपनी समझ को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बावजूद लड़ी जाती है। राज्य की प्रकृति कई विद्वानों द्वारा वैचारिक और कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से अपनी समझ को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बावजूद लड़ी जाती है। यद्यपि इसकी आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में समझा जाता है ये याद रखना चाहिए कि राज्य अनंत एक अमूर्त विचार है वो एक अमूर्त विचार है जो एजेंटों और संस्थानों के नेटवर्क और साझा सामाजिक समाज और सम्मेलनों में निहित अंतर संबंधित प्रक्रियाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और राज्य क्या है? एक अमूर्त विचार है जो एजेंटों और संस्थानों के नेटवर्क को और सामाजिक समाज और सम्मेलनों के निहित अंतर संबंधी प्रक्रियाओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भूमिका और राज्य के आवश्यक कार्यों की एक अवधारणा है। भूमिका जो है वो राज्य के आवश्यक कार्यों की एक अवधारणा है। विभिन्न सैद्धांतिक प्रतिमानों में भिन्नता दर्शाती है डेविड हेल्ड ने आधुनिक राज्यों के 4 प्रकारों का अनुसरण किया है। और डेविड हेल्ड ने 1993 में आधुनिक राज्यों के 4 प्रकारों का अनुसरण किया है। राज्य के 4 प्रकार, उनकी विशेषताएं। फर्स्ट, संवैधानिक राज्य। राज्य निरंकुशता और सामान्य अच्छाई के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं में आशावाद को कम करने के लिए मानकीकृत नियमों और कोड के रूप में नियम निर्माण और निष्पादन में राज्य कार्यों पर प्रतिबंध रखते हैं। संवैधानिक राज्य जो है वो राज्य निरंकुशता और सामान्य अच्छाई के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं में आशावाद को कम करने के लिए मानकीकृत नियमों और कोड के रूप में निर्माण करते हैं और निष्पादन में राज्य कार्यों पर प्रतिबंध रखते हैं। शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से व्युत्पन्न राज्य के विनियमन, संवैधानिकता, बाजार अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी प्रणाली की उन्नति और निजी संपत्ति के संस्थान से स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति का निजी जीवन। शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से व्युत्पन्न राज्य के विनियम और संवैधानिकता, बाजार अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी प्रणाली की उन्नति और निजी संपत्ति के संस्थान से स्वतंत्र होने के लिए व्यक्ति का निजी जीवन, व्यक्ति का अपना पर्सनल जीवन। उदार प्रतिनिधित्व राज्य। सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव करने और सदस्यों को हटाने की शक्ति, उनके माध्यम से जनता की शिकायतों का प्रसारण और अधिकारियों की सार्वजनिक जवाबदेही होना अनिवार्य रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य है। क्या है ये? अनिवार्य रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य है। एकल दल राज्य। सोवियत संघ और कुछ पूर्वी राज्यों में प्रचलित एकल पार्टी राज व्यवस्था सार्वजनिक चुनावों के माध्यम से तैयार किए गए उम्मीदवार हैं। क्या है? सोवियत संघ और कुछ पूर्वी राज्यों में प्रचलित एकल पार्टी राज्य व्यवस्था सार्वजनिक चुनावों के माध्यम से तैयार किए गए उम्मीदवार हैं। अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने लिबरल लोकतंत्रों या संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। और अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा ने लिबरल लोकतंत्रों या संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया जो राज्य की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को न केवल निर्दिष्ट करेगा बल्कि उनके बीच शक्ति और जवाबदेही को अलग करने के लिए कुछ घोषित पत्रों के साथ होगा। और
राज्य की विभिन्न एजेंसियों के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को न केवल वो निर्दिष्ट करेगा बल्कि उनकी शक्ति और जवाबदेही को अलग करने के लिए कुछ घोषित पत्रों के साथ होगा। राज्य और व्यक्ति के बीच अनिवार्य संबंध की प्रकृति को प्रतिबंधित करेगा और राज्य और व्यक्ति के बीच के अनिवार्य संबंध की प्रकृति को भी प्रतिबंध करेगा। उदारवादी सिद्धांत की बहुल्यतावादी अवधारणा में राज्य प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तटस्थ मध्यस्थता के रूप में कार्य करेगा और उदारवादी सिद्धांत की बहुलतावादी अवधारणा में राज्य प्रतिस्पर्धी हितों के बीच तटस्थ मध्यस्थता के रूप में भी कार्य करेगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र सभी तर्कसंगत और परिपक्व व्यक्तियों की राजनीतिक समानता को मान्यता देते हुए और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सभी तर्कसंगत और परिपक्व व्यक्तियों की राजनीतिक समानता को मान्यता देते हुए राज्य को मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनता है और राज्य को मतदाता जो वोटर्स हैं उनके प्रति जवाबदेह बनता है, जो मुक्त बाजार जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर प्राधिकरण और स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करेगा, जो वोटर्स हैं राज्यों को मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनता है, जो कि वोटर्स उनके प्रति जवाबदेह बनता है और जो मुक्त बाजार जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर प्राधिकरण और स्वतंत्रता के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करेगा। इस प्रकार उत्पन्न नागरिक का प्रवचन व्यक्तियों को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और कामकाजी सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार का उत्पन्न नागरिक का प्रवचन व्यक्तियों को राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और कामकाजी सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति देता है, जो कि पहले पुरुषों के निर्धारित मानदंडों द्वारा जैसे संपत्ति, शिक्षा आदि तक सीमित थे। जो कि पहले क्या था, पुरुषों के निर्धारित मानदंडों जैसे कि उनकी संपत्ति और शिक्षा आदि से सीमित थे, तथा सरकारी शक्ति में होने वाली वृद्धि को सीमित कर सुरक्षा प्रदान करने के उपाय प्रदान किए गए हैं। और जैसे कि सरकारी शक्ति में जो होने वाली वृद्धि है उसको सीमित कर सुरक्षा प्रदान करने वाले उपाय प्रदान किए गए हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के शासनों, गठन इत्यादि और उनकी औपचारिकता लिखित, पारंपरिक, कठोर और लचीले के संदर्भ में भिन्न होते हैं। और उनकी विभिन्न प्रकार के शासनों, गठन इत्यादि उनकी औपचारिकता के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन और आकांक्षाएं व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित नियंत्रण की सीमा, राज्य एजेंसियों और नागरिकों की भूमिकाओं और कार्यों के विनिर्देशन, दुनिया के विभिन्न भागों में होने वाली संवैधानिक लोकतंत्रों का अलग अलग स्तर भी शामिल है। और सामाजिक राजनीतिक दर्शन और आकांक्षाएं मुक्ति, परिवर्तनकारी आदि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित नियंत्रण की सीमा, राज्य एजेंसियों और नागरिकों की भूमिकाओं और कार्यों के विनिर्देशन, दुनिया के विभिन्न भागों में होने वाली संवैधानिक लोकतंत्र का अलग अलग स्तर पर शामिल है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था के वास्तविक कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को समझने के लिए अकेले निर्माण विश्वसनीय उपकरण नहीं है। और इस तरह की व्यवस्था को वास्तविक कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को समझने के लिए अकेले निर्माण विश्वसनीय उपकरण नहीं है। राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार की समझ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इन घटनाओं का एक वैचारिक अध्ययन करना चाहिए। और राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अधिक स्पष्ट करने के लिए इन घटनाओं का एक वैचारिक अध्ययन करना चाहिए। ये संवैधानिकता की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है। और ये क्या करता है, संवैधानिकता की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है कि मूल्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण का एक समूह राजनीतिक प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच मौजूद होना चाहिए। और मूल्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण का एक समूह जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिकों के बीच मौजूद होना चाहिए, तथा संवैधानिक दस्तावेज में लागू किए जाने वाले मूल्यों के बारे में बताया जा सके, जिससे कि क्या हो, संवैधानिक दस्तावेज में जो लागू किए जाने वाले मूल्य उनके बारे में बताया जा सके। राज्य के उदारवादी सिद्धांत की व्यापकता के भीतर और राज्य की उदारवादी सिद्धांत की व्यापकता के भीतर समाज सुधारक या सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, समाज सुधारक या सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। कब हुआ ये? 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए समाज में हस्तक्षेप करने और गरीबी और असमानता जैसी संरचनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए खुद पर एक सकारात्मक दायित्व लिया। और
हस्तक्षेप करने और गरीब और असमानता जैसी संरचनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए खुद एक सकारात्मक पॉजिटिव दायित्व लिया, जो यदि पूर्ण नहीं हुआ तो एक पूरे व्यक्ति और समाज के विकास को कमजोर करेगा। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो एक पूरे व्यक्ति और समाज के विकास को कमजोर करेगा। इस तरह के कल्याणकारी राज्य विशेष रूप से 20वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद की अवधारणा में देखे जाते हैं। और इस तरह के जो कल्याणकारी राज्य हैं वो विशेष रूप से 20वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद की अवधारणा में देखे जाते हैं। सार्वजनिक संसाधनों और सुविधाओं जैसे सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए प्रावधान आदि के लिए सामान्य पहुंच प्रदान करना और विनियमित को शामिल करना राज्य की भूमिका है। और सार्वजनिक संसाधनों और सुविधाओं जैसे सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए प्रावधान आदि के लिए सामान्य पहुंच प्रदान करना और विनियमित को शामिल करना राज्य की भूमिका है। राज्य की भूमिका है कि वो सार्वजनिक संसाधनों और सुविधाओं जैसे कि सार्वजनिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा है, वो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो प्रावधान है उनको सामान्य पहुंच प्रदान करना और विनियमित को शामिल करना राज्य की भूमिका है। पश्चिम यूरोप में ये सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य थोड़ी देर के लिए संख्या और जनादेश दोनों में विस्तारित हुए। और पश्चिमी यूरोप में सामाजिक लोकतांत्रिक और राज्य थोड़ी देर के लिए संख्या और जनादेश दोनों विस्तारित हुए, लेकिन 1970 के दशक में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया। और 1970 के दशक में तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई, तेल की कीमतें जो बढ़ने लगी, उसके साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया, जो अपनी आर्थिक समर्था और व्यवहार्यता के कारण पहले से ही तनावग्रस्त राज्य प्रणालियों पर आंतरिक दबाव बढ़ रहा था, जो कि अपनी आर्थिक समर्था और व्यवहार्यता के कारण पहले से ही तनावग्रस्त राज्य प्रणालियों पर आंतरिक दबाव बढ़ रहा था। जनादेश के कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य का न्यू राइट परिप्रेक्ष्य या नव उदारवादी 1970 के दशक में अमेरिकी प्रशासन रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति जहाज और मार्गरेट थैचर की कंजर्वेटिव सरकार के तहत ब्रिटेन प्रशासन में गति प्राप्त की, राज्य के हिस्से पर न्यूनतम हस्तक्षेप किया और जनादेश के कल्याण को बढ़ाने के लिए राज्य का न्यू राइट परिप्रेक्ष्य या नव उदारवादी सिद्धांत, जिसने 1970 के दशक में प्रगति प्राप्त की, राज्य के हिस्से पर न्यूनतम हस्तक्षेप किया। और राज्य का जो हिस्सा था उस पर न्यूनतम हस्तक्षेप किया। व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए अधिकतम संभव स्वतंत्रता की अनुमति देना, और व्यक्ति को अपने स्वयं के जो स्वार्थ है, व्यक्ति का जो खुद का स्वार्थ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अधिकतम संभव स्वतंत्रता की अनुमति देना। फ्रेडरिक वॉन हैक और मिल्टन फ्रीडमैन से प्रेरित होकर इसने विकास और विकास के चालकों के रूप में व्यक्तिगत पहल, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर दिया। और फ्रेडरिक वॉन हैक और मिल्टन फ्रीडमैन से प्रेरित होकर इसने विकास और विकास के चालकों के रूप में व्यक्तिगत पहल, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर दिया। इसने प्रारंभिक उदारवाद में प्रचलित लाइसेंस फेयर द्वारा राज्य के मूल्यों पर फिर से जोर दिया। और इसने प्रारंभिक उदारवाद में प्रचलित लाइसेंस फेयर द्वारा राज्य के मूल्यों पर फिर से जोर दिया। हालांकि व्यवहार में इन देशों में राज्य के अधिक नौकरशाहीकरण के कारण ये दोनों दृष्टिकोण सामाजिक लोकतांत्रिक और नए अधिकार व्यक्ति को राज्य के रूप में पहचानते हैं, लेकिन व्यवहार में इन देशों के जो राज्य हैं के अधिक नौकरशाहीकरण के कारण ये दोनों दृष्टिकोण सामाजिक लोकतांत्रिक और नए अधिकार व्यक्ति को राज्य के रूप में पहचानते हैं, लेकिन इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग तरीके प्रस्तावित करते हैं। मानव समूह के सहूलियत के दृष्टिकोण से भी राज्य की वैकल्पिक रूप से अवधारणा तय गई है कि मानव समूह के सहूलियत के दृष्टिकोण से भी राज्य की वैकल्पिक रूप से अवधारणा तय की गई है, जबकि रूसो और हेगेल के लेखन में समझाया गया।
के लेखन में समझाया गया है कि नैतिक विचार राज्य एक आदर्श समुदाय के निर्माण के सार के अनुरूप है। समझाया गया है, लेखन में समझाया गया है कि नैतिक विचार राज्य एक आदर्श समुदाय के निर्माण के सार के अनुरूप है। कि मार्क्सवादी समझ व्याख्या के लिए खुली है। राज्य की जो मार्क्सवादी समझ की व्याख्या के लिए खुली है, क्योंकि मार्क्स ने स्वयं इसका एक सिद्धांत नहीं लिखा था, एक सामान्य अर्थ में। हालांकि मार्क्सवादी विश्लेषण अपने इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से न केवल राज्य के उदार दृष्टिकोण को एक तटस्थ मध्यस्थता के रूप में चुनौती देता है, बल्कि इसे समस्या का एक हिस्सा भी मानता है। ना ही मार्क्सवादी का जो सिद्धांत है वो मार्क्स विश्लेषण अपने इतिहास के भौतिक व्याख्या के माध्यम से न केवल राज्य के उदार दृष्टिकोण को तटस्थ मध्यस्थता के रूप में चुनौती देता है, बल्कि इसे समस्या का एक हिस्सा भी मानता है, बल्कि इसको एक प्रॉब्लम का एक हिस्सा भी मानता है। अपने विचार में एक राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से वर्ग वर्चस्व और शोषण को बनाए रखता है, और अपने विचार में एक राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से वर्ग वर्चस्व और शोषण को बनाए रखता है। निर्हित आर्थिक आधार के स्वतंत्र रूप में नहीं है, यह अंतर्निहित आर्थिक आधार के स्वतंत्र रूप में नहीं है, और इसीलिए पूंजीवादियों के हाथों में शोषण के एक उपकरण के रूप में यह काम करता है। और इसीलिए क्या करता है, पूंजीवादियों के हाथों में शोषण के एक उपकरण के रूप में यह काम करता है। कानूनी तंत्र के माध्यम से अपनी चिंताओं को वैधता प्रदान करता है, और कानूनी तंत्र में माध्यम से अपनी चिंताओं को वैधता प्रदान करता है, जैसे कि संविदा, निजी संपत्ति की संस्था तंत्र और उदारवादी राजनीति की छवि तब ही वर्गीय चेतना और सर्वहार वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता को जन्म देती है, और लोकतंत्र और उदारवादी राजनीति की छवि तभी वर्गीय चेतना और सर्वहार की क्रांतिकारी क्षमता को जन्म देती है जब सामान्य रूप से अच्छे राज्य और माध्यम से सामूहिक हितों में सक्षम और राज्यों के कार्यों पर जोर दिया जाए। हालांकि ग्रम्सी जैसे आधुनिक मार्क्सवादियों ने पूंजीपति राज्य की स्पष्ट वैधता और लोकप्रियता को स्पष्ट किया। मार्क्स की 18वीं कार्ल मार्क्स के बाद के लेखन निकोलस पोलेंटेजस, सफल मिलीबैंड और अन्य जैसे नव मार्क्सवादियों के आरेखखंड ने विश्लेषण किया कि क्या राज्य प्रमुख सामाजिक वर्गों, विशेष रूप से पूंजीवादी वर्ग का अपेक्षाकृत स्वायत्त हो सकता है, ताकि अन्य सामाजिक वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखने में सक्षम हो सके। इनका विश्लेषण किया गया, तो फिर विशेष रूप से पूंजीवादी वर्ग का अपेक्षाकृत स्वतः हो सकता है, ताकि कि अन्य सामाजिक वर्गों के हितों को भी ध्यान में रखने में सक्षम हो सके। उत्तर उपनिवेशिक राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसी पश्चिमी यूरोपीय शाही शक्तियों द्वारा आधुनिक दुनिया की संस्था को दुनिया के बाकी हिस्सों में पेश किया गया था, जिन्होंने विजय, व्यापार, धार्मिक रूपांतरण और कूटनीति उपायों और रुझानों के माध्यम से एक परस्पर वैश्वीकरण का निर्माण किया था। यूरोपीय राज्यों में राज्य का कानून, संपत्ति के अधिकार, अवैयक्तिक नौकरशाही आदि जैसी आधुनिक संस्थानों पर आधारित था। इसलिए उपनिवेशिक राज्यों के विपरीत, जहां शासक मूल आबादी द्वारा बंदी थे, वैधता का आनंद लेते थे, और उत्तर उपनिवेशिक राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसी पश्चिमी यूरोप शाही शक्तियों द्वारा आधुनिक दुनिया की संस्था को दुनिया के बाकी हिस्सों में पेश किया गया। उन्होंने विजय, व्यापार, धार्मिक रूपांतरण और कूटनीतियों के माध्यम से एक परस्पर वैश्विक क्रम का निर्माण किया था। यूरोपीय राज्यों में राज्य का कानून, संपत्ति के अधिकार, अवैयक्तिक नौकरशाही आदि जैसे आधुनिक संस्थानों पर आधारित था, और इसीलिए उपनिवेशिक राज्यों के विपरीत, जहां शासक मूल आबादी द्वारा बंदी थे, वैधता का आनंद लेते थे। इन तत्कालीन उपनिवेशिक शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका आदि में उपनिवेशों को उपनिवेशिक शासन का निर्यात किया।
इन तत्कालीन उपनिवेशिक शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका आदि में उपनिवेशों को उपनिवेशिक शासन का निर्यात किया और पहले स्थान पर उपनिवेशित समाजों में इसके लिए आवश्यक वैचारिक और अवसंरचनात्मक आधार तैयार किए और इसके लिए आवश्यक वैचारिक और अवसंरचनात्मक आधार तैयार किए बिना राष्ट्रीय राज्य की अपनी अवधारणाओं को सुपरिभाषित करने की कोशिश की और इसके लिए आवश्यक वैचारिक और अवसंरचनात्मक आधार तैयार किए बिना ही राष्ट्रीय राज्य की अपनी अवधारणाओं को सुपरिभाषित करने की कोशिश की। इन उपनिवेशिक राज्यों के मौजूदा पारंपरिक, धार्मिक और राजनीतिक मील के पत्थर अक्सर इस तरह के आरोपों के लिए प्रतिरोध की पेशकश करते हैं जिससे इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन के समर्थन का आधार कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, इस तरह के जो संरचनात्मक परिवर्तन है उनका आधार कम हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद इन तीसरी दुनिया के देशों ने भौतिक विकास में गति लाने के प्रयास शुरू किए और इन तीसरी दुनिया के देशों ने भौतिक विकास में गति लाने के प्रयास शुरू किए। फिर इनमें गति लाने के तीसरी दुनिया के जो भौतिक देश थे उन्होंने विकास में गति लाने के लिए प्रयास शुरू किए। पूंजीवादी वर्ग उपनिवेशिक स्वामी द्वारा संसाधनों के विनियोग के कारण बहुत कमजोर था और पूंजीवादी वर्ग जो था वो उपनिवेशिक स्वामी द्वारा संसाधनों के विनियोग के कारण बहुत ही कमजोर था। उस अर्थ में भारत के बाद के उपनिवेशिक राज्य पूंजी हितों की क्षमता के संबंध में अति विकसित थे और उस अर्थ में भारत के बाद उपनिवेशिक राज्य पूंजी हितों की क्षमता के संबंध में अति विकसित थे। उपनिवेशिक शक्तियों ने नौकरशाही सेना आदि को बनाए रखा और उपनिवेशिक शक्तियों ने नौकरशाही जो सेना थी उसको बनाए रखा और देशी उद्योगपतियों का समर्थन किया और जो देशी उद्योगपति थे उनका समर्थन किया और इसीलिए रिश्तेदार का आनंद लिया जिसमें सामाजिक वर्गों के स्वेच्छा जो थोड़ी देर के लिए राज्य की सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे शामिल थी और जिसमें सामाजिक वर्गों के स्वेच्छा जो थोड़ी देर के लिए राज्य की सत्ता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे वे भी शामिल थे। तीसरी दुनिया के राज्यों में इस तरह की प्रतियोगिताओं, टकरावों और जहां तक कि कई बार आकर्षक की पृष्ठभूमि में उभरे और तीसरी दुनिया के जो राज्य हैं उनमें इस तरह की प्रतियोगिताओं, टकरावों और यहां तक कि कई बार आकर्षक की पृष्ठभूमि में उभरे। दोहराने के आधुनिक राज्य के विचार के साथ आकर्षक के कारण साथ साथ यूरोपीय राष्ट्रीय से जुड़ी बेहतर आधुनिकता की भावना का विरोध किया और साथ ही साथ यूरोपीय राष्ट्रीय से जुड़ी बेहतर आधुनिकता का भी भावना का भी विरोध किया। राज्यों जैसे कि सुदीपत कविराज ने तर्क दिया जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों में उभरे राज्य के आदर्श की प्रासंगिक में भिन्नता है और जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों में जो उभरे राज्य के आदर्श है उनकी प्रासंगिक में भिन्नता है। हैंग एट अल के अनुसार उपनिवेशों के उद्भव को 4 लहरों के बाद वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट इज प्रारंभिक 19वीं सदी, स्टार्टिंग की 19वीं सदी, लैटिन अमेरिका के फ्रांसीसी और स्पेनिश उपनिवेशों में फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से ये प्रेरित थे। लैटिन अमेरिका के फ्रांसीसी और स्पेनिश उपनिवेशों में फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से ये प्रेरित थे। श्वेत आर्थिक कुलीन वर्ग का वर्चस्व होने के कारण इन देशों ने मूल जनसंख्या और संसाधनों के आर्थिक शोषण के माध्यम से सरकार के समृद्ध स्वरूप को विकसित किया और श्वेत यानी जो गोरे थे उनके आर्थिक कुलीन वर्ग का वर्चस्व होने के कारण इन देशों ने मूल जनसंख्या और संसाधनों के आर्थिक शोषण के माध्यम से सरकार के समृद्ध स्वरूप को विकसित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर यूरोप और मध्य पूर्व में ऑस्ट्रो हंगेरियन
तुर्क और रूसी साम्राज्यों के टूटने के कारण चेकोस्लोवाकिया की तरह बहुराष्ट्रीय रचना के साथ स्थिर राज्य नहीं बनाए रख गए और चेकोस्लोवाकिया की तरह बहुराष्ट्रीय रचना के साथ स्थिर राज्य नहीं बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 सबसे बड़ी लहर जब भारत, इराक, श्रीलंका, घना आदि जैसे एशियाई और अफ्रीकी देशों में से कई साम्राज्यवादी राज्यों की कमजोर होती शक्ति के कारण स्वतंत्र हो गए। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी लहर जब भारत, इराक, श्रीलंका, घना आदि जैसे एशियाई और अफ्रीकी देशों में से कई साम्राज्यवादी राज्यों की कमजोर होती शक्ति के कारण स्वतंत्र होते गए। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के पतन के बाद बाल्टिक राज्यों और तत्कालीन राज्यों के बाद वाले को पहले स्थान पर उपनिवेश नहीं बनाया गया वे स्वतंत्र हो गए और वे स्वतंत्र हो गए। राज्य की प्राकृतिक में मिश्रित प्रतिक्रिया थी। एक अन्य अर्थ में यूरोपीय राज्य प्रशासनिक समानता और उससे जुड़ी वैधता के संदर्भ में अति विकसित था और एक अन्य अर्थ में यूरोपीय राज्य प्रशासनिक समानता और उससे जुड़ी वैधता के संदर्भ में अति विकसित था। औपनिवेशिक राज्य के बाद विकसित किया गया था और औपनिवेशिक राज्य के बाद इसे विकसित किया गया था, जिससे राज्य के अधिकारों को कमजोर कर दिया गया था जो स्वयं शक्ति की प्रतियोगिता बन गया था और जो कि खुद ही शक्ति की प्रतियोगिता बन गया था। सामाजिक वर्गों द्वारा उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में काम करने के बजाय सरकारी संस्थान खंडित और विकसित होते हैं और एक मार्गदर्शन करने के लिए एक शक्तिशाली अभिनेता के रूप में काम करने की बजाय सरकारी संस्थान खंडित और विकसित होते हैं। बहुजातीय राष्ट्रवाद, सह विकसित अर्थव्यवस्था जैसे वैधता और शासन के संकट के सह अस्तित्व के कारण राज्य के विरुद्ध सामग्री कमजोर या विफल राज्यों में परिणमित हुई और अर्थव्यवस्था, सह विकसित अर्थव्यवस्था और वैधता और शासन के संकट के सह अस्तित्व के कारण राज्य के विरोधी सामग्री कमजोर या विफल राज्यों में परिणत हुई। तीसरी दुनिया के कई राज्य जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, घना ने नागरिक सरकार को हटाकर कई सैन्य तख्तापलट किए और तीसरी दुनिया के जो कई राज्य थे म्यांमार, बांग्लादेश, घना ने नागरिक सरकार को हटाकर कई सैन्य तख्तापलट किए। इसके अलावा सोमालिया, सूडान, कोलंबिया आदि जैसे कुछ राज्यों में अक्सर गैर राज्य मिलिशिया, आपराधिक गिरोह और स्थानीय ताकतवर लोग रहते हैं जो आबादी पर हिंसक और बल शक्ति का प्रयोग करते हैं जैसे ऐसे देशों में खराब आर्थिक विकास और विकास की समस्याओं की बहुकारण व्याख्याएं हैं नव उपनिवेशवाद या पूर्ववर्ती शाही शक्तियों या वैश्विक पूंजी पर निर्भरता उनमें से एक है और नव उपनिवेशवाद या पूर्ववर्ती शाही शक्तियों या वैश्विक पूंजी पर निर्भरता उनमें से एक है। घना जैसे देश कुछ खनिज संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध हैं और घना जैसे जो देश हैं वो खनिज संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध हैं, लेकिन उनके संसाधनों पर खराब नियंत्रण है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से इन देशों में से कई में किए गए नव उदारवादी सुधारों के कारण सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और
अंतरराष्ट्रीय पूंजी के बीच की सांठगांठ ने इन राज्यों में भारी आर्थिक असमानता पैदा करके और अधिक मंदी का कारण बने हैं। और 1970 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से इन देशों में से कई में किए गए नव उदारवादी सुधारों के कारण सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के बीच सांठगांठ ने इन राज्यों में भारी आर्थिक असमानता पैदा करके अधिक मंदी का कारण बनी है कि अधिक आर्थिक समानता पैदा हो गई और अधिक आर्थिक मंदी का भी कारण बनी है। फ्रेंड्स ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सुरक्षा स्थिति। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।